अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, बर्मा में या म्यांमार जिसको कहते हैं, वहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर हुआ है, मिलिट्री कू हुआ है और ऐन उसी दिन हुआ है जिस दिन नई हुकूमत बनने जा रही थी। और उसमें ऑंग सान सू ची जो साबिक उनकी जो रहनुमा थी, उनकी हुकूमत बनने जा रही थी और बड़ी मेजॉरिटी के साथ बनने जा रही थी। तकरीबन 85% सीट्स उन्होंने जीती थी और उसी दिन टेक ओवर हुआ है और कू हुआ है। अब ये जो मिलिट्री जनता है, इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूं कि बर्मा को अगर आप देखें तो 1962 ऑनवर्ड्स वहाँ पे मिलिट्री हुकूमतें रही हैं टिल 2011 तक। और 11 में जाके फिर ये ऑंग सान सू ची वगैरह की हुकूमत बनी और फिर इनका आगे से मामला जो है वो सिविलियन हुकूमत की तरफ आया। और अब ये था, और उसमें आपको पता है कि जो बर्मी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 25% सीट्स जो हैं वो इंश्योर्ड हैं मिलिट्री के लिए। अब ये जो ऑंग सान सू ची की जो हुकूमत थी, इनका ये ख्याल था कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करते चले जाएंगे और 5-5 साल में इसको लेके जाके तो आखिर में जाके तकरीबन 5% पे ले जाएंगे मिलिट्री की जो सीटें थी। अब मिलिट्री ने शायद उसको प्रीएम्प्ट किया और उसी वजह से उन्होंने उनका तख्ता उलट दिया और आज वहाँ पे उनको नजरबंद कर दिया गया है। बाकी तमाम लोग जो हैं, इवन जो सदर मुमलिकत थे, उनको भी कर दिया गया है। और आपको पता है कि ऑंग सान सू ची जो है ये स्टेट काउंसलर थी, ये ना सदर थी ना कुछ वजीर आजम थी। उसकी वजह यह है कि इनकी चूंकि शादी एक फॉरनर के साथ हुई थी और वो शादी भी 99 में ख़त्म हो चुकी हुई थी, उनकी डेथ हो चुकी हुई थी। उसके बावजूद अभी तक उनके ऊपर ये पाबंदी है कि वो वहाँ पे कोई भी बड़ा ओहदा नहीं रख सकती। अब एक अगर आप इसका नक्शा देखें बर्मा का, तो ये एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया है उसका नेबर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाइना है उसका नेबर, लाओस भी है उसका थोड़ा सा छोटे से इलाके का नेबर है, फिर खलीज बंगाल तक उसकी एक्सेस है, वो भी एक बड़ी उसकी इंपॉर्टेंस। तो हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड कंट्री है, थोड़ा सा गरीब मुल्क है लेकिन रिसोर्स रिच है। खासतौर पर रखाइन स्टेट जो है उसमें बड़े ही एनर्जी रिसोर्सेज वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि मुसलमान रोहिंग्या का इलाका है। अच्छा, अब आपको पता है कि किस तरीके से रोहिंग्या मुस्लिम्स का वहाँ पे कत्लेआम हुआ, किस तरीके से उन बेचारों को बहुत ज्यादा दर्दनाक तरीके से वहाँ पे मारा गया, फिर उनको धकेला गया बांग्लादेश में। बांग्लादेश से भी अब कई लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और एक जजीरे के ऊपर उनको फेंका जा रहा है। तो पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, कितने जुल्म आपने देखे होंगे वहाँ। आज हमने सोचा कि इसका तजिया किया जाए। हम तो आउटसाइडर हैं, हमें तो उसका पता नहीं एज सच उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन मैंने सोचा कि एक ऐसे दोस्त को इनवाइट किया जाए जो कि बर्मा से ताल्लुक रखते हैं, म्यांमार से हैं, रोहिंग्या मुस्लिम हैं और लकीली उर्दू भी बोल लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सईद सुल्तान साहब, उनसे बात करते हैं। सईद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसरार भाई, सईद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और मुझे पता है बहुत मसरूफ थे, लेकिन इसके बावजूद आपने, चूंकि ये एक इशू आपके दिल को लगता है तो इसलिए आपने थोड़ा सा टाइम दे दिया, बड़ी मेहरबानी। मुझे ये बताएं कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, पूरी सिचुएशन को, मिलिट्री टेक ओवर को, और ऑंग सान सू ची की जो हुकूमत गई है उसको आप किस तरह देख रहे हैं? इसरार भाई, मैं जो देख रहा हूँ कि हम खाली मैं नहीं कि हमारे जितने भी मुस्लिम रोहिंग्या, उनका देखने का नजरियाना डिफरेंट है और बाकी जो फॉरेन कंट्री उनका देखने का नजरियाना डिफरेंट है। हम देख रहे हैं कि अभी जो मिलिट्री ने जो कवर किया हुआ है, तो ये वही मिलिट्री है जो 1962 में इन लोगों ने लिया हुआ था और वही टाइम उन लोगों ने भी मुस्लिम को मारा था, सब रोहिंग्या लोगों को खत्म करने का जो स्कीम बनाया था, ये वही मिलिट्री लोग है। तो हमें लग रहा है ये और भी वर्स होने वाला है, पहले से ज्यादा खराब होने वाला है, क्योंकि डेमोक्रेसी आने के बाद इन लोगों ने रोहिंग्या का एकदम सफाई नहीं कर पाया, क्योंकि इन लोगों का जो टारगेट जो है मुस्लिम रोहिंग्या लोगों को बिल्कुल खत्म करने का है। तो ये है कि अब हम लोग को ये डर लग रहा है कि अब डेमोक्रेसी खत्म हो गया और मिलिट्री शायद जो है ना इंटरनेट बंद कर दे और मीडिया को अंदर जाने ना दे और कोई भी जो है ना यूएन और यूनिशेयर किसी को जाने ना दे और जो बचा हुआ उनको मारना शुरू कर दे, किसी को खबर नहीं मिलेगा। फिलहाल तो इन लोगों ने 24 आवर्स के लिए इंटरनेट बंद कर दिया था और अभी वापस चालू कर दिया है। और इन लोगों ने जो मस्जिद और मंदिर जगह में ऐसे वगैरह जगहों में जाके कह रहे कि हम लोग पीसफुल है, हम लोग किसी को कुछ नुकसान नहीं करेंगे, तुम लोग हम लोगों से डरो मत। तो हम रोहिंग्या कह रहे कि हमको पता है तुम कौन हो, क्योंकि जब डेमोक्रेसी था तब भी उसके पीछे रह के हम मुसलमानों को, लाखों मुसलमानों को मार दिया और सबको जो है ना बांग्लादेश जाना पड़ा। तो अभी फिर से दोबारा यही होगा, हम लोग को यही डर है। हम लोग खुश नहीं है कि मिलिट्री आ गया, ऑंग सान सू ची को पकड़ लिया, लेकिन पूरा दुनिया खुश है ऑंग सान सू ची को पकड़ लिया क्योंकि उसने इतना जुल्म किया मुसलमानों को, ये वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोग उस नजर से नहीं देख रहे, क्योंकि मिलिट्री
تو اس سے آپ بھی زیادہ بیسیکلی یہ ڈر کہہ ہے. رہے ہیں کہ آنگ سان سوچی کی جو حکومت تھی، اگرچہ ان کی حکومت تھی لیکن اس کے پیچھے جو معاملات چل رہے تھے وہ چلا وہی فوج والے لوگ رہے تھے، اور جو روہنگیا کا قتل عام ہوا تھا وہ بیسیکلی فوج والے کر رہے تھے، اور آنگ سان سوچی جو تھی وہ بے بس تھی. وہ تو بے بس تھی. دیکھو اسرار بھائی میں روہنگیا کا ایک چھوٹا سا اسٹوری ہے، اسٹوری نہیں جو بیک گراؤنڈ ہے. جو یہ نیشنل سیکورٹی میں جو ہے نا ان لوگوں کا سسٹم میں جو ہے نا 1960 سے لے کے ان لوگوں کا سسٹم میں ایسا ڈال کے رکھا ہوا ہے، یہ روہنگیا لوگوں کو ہم لوگ کو ختم کرنا ہے. کیونکہ اگر یہ لوگ دوبارہ پاپولیشن بڑھ گیا اور یہ لوگ جو ہے نا اچھے حالات میں آ گئے، یہ لوگ پھر سے ارکان لینے کا کوشش میں رہے گا. جیسے پہلے 500 سال انہوں نے حکومت کیا تھا، یہ لوگ دوبارہ وہی اسکیم پہ آ جائیں گے. تو ان لوگوں کو جو ہے نا کیسے بھی ختم کرنا ہے. ان لوگوں کا جو ہے نا نیشنل سیکورٹی میں یہ سسٹم میں ڈالا، ہر بڑے پریسیڈنٹ گورنمنٹ کے لسٹ میں ہر جگہ میں ان لوگوں لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ روہنگا لوگوں کو کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دینے کا ہے. یا ان لوگوں کو مار دو، اگر مار نہیں سکتے تو ان لوگوں کو جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ کر دو ہر جگہوں میں، یا ادھر یا ادھر، ان لوگ کو ایک ہونے نہیں دو. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے روہنگا لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کو دبا کے رکھو، ان لوگوں کو جو ہے نا ترقی ہونے دو، ان لوگوں کو باہر نکلنا آنا جانا، ان لوگوں کو کوئی بھی جو ہے نا گورنمنٹ کا میٹنگ میں ان لوگوں کو شامل ہونے نہیں دینے کا. تو ان لوگوں کو جڑ سے ختم کرنے کا ہے. تو وہ ابھی تک ختم نہیں ہو پایا کہ روہنگا ابھی بھی دیکھا جائے تو تقریباً 10 لاکھ ابھی بھی ہے وہاں پر. کچھ ان لوگ کے نظر میں 6 لاکھ ہے، لیکن اور بھی 4 لاکھ جو ہے نا نیم چینج کر کے بیٹھا ہوا ہے. جیسے کہ رنگون میں، کیونکہ اگر مسلمان نام ہو تو اٹیک زیادہ ہوتا ہے. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آنگ سان سوچی ڈیموکریسی آنے کے بعد ملٹری نے بالکل بہت مارا مسلمانوں کو، لیکن ختم نہیں کر پایا. تو ابھی ملٹری آ گیا، ہم لوگ کو ابھی دوبارہ ڈر لگ رہا ہے. ملٹری جو ہے نا ڈیموکریسی سے بھی زیادہ ڈینجر ہے. تو مجھے نہیں لگتا کچھ بہتر ہوگا پہلے سے. تو یہ میرا نظریانہ ہے وہاں کا. آپ کا آواز نہیں آ رہا سر بھائی. اچھا اب آ رہی ہے آپ کو سر؟ ابھی آ رہی ہے. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ نام مجبور اپنی فیلنگ اس میں آ کے تو نام کو چینج کرنا پڑ رہا ہے ان کو. تو اب یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو مزید ان کے اوپر خطرناک پھر کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. اور جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، اور آپ نے بتایا کہ 6 سے لے کے 10 لاکھ لوگ تک ہیں وہاں پہ، تو اوپر سے اگر رکھائن اسٹیٹ کا بھی دیکھا جائے تو وہاں پہ تو انرجی ریسورسز وغیرہ بھی وہاں پہ ہیں، تو وہ تو ادھر سے بھی ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کے راستے کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں. وہی تو کر نہیں پا رہا ہے یہ لوگ، کیونکہ وہاں پر جو ہے نا بہت ریسورس ہے. اور جو ہے نا یہ لوگ کا ریسورس کے مطابق چائنا کے ساتھ یہ ڈیل ہو چکا ہے. یہاں پہ آئل اینڈ گیس ہے، اور چائنا لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ایسا ڈیل کیا ہو کہ ہم لوگ یہاں سے پائپ لائن لے کے جائیں گے، اور سالوں سال کا جو ہے نا کانٹریکٹ. پر پرابلم یہ بیچ میں یہ رکھائن لوگوں کو، جو روہنگا لوگوں کو، ان لوگوں کو ہم صفائی نہیں کر سک رہے. جس سے کہ ابھی دیکھو پورا دنیا نے کہا کہ جو انسان شیوشی کو جو ہے نا جو اریسٹ کیا اس پہ سب لوگوں نے وائس کیا. مگر چائنا نے کیا کہا؟ چائنا نے کہا کہ نیا گورنمنٹ آنا چاہیے اور یہ تبدیلی ہونا چاہیے. یہ پورا جو ہے نا ملٹری کا سپورٹ کر رہا ہے، کہ ملٹری کے ساتھ ملا ہوا ہے تاکہ کیسے بھی جو ہے نا ملٹری ایک ہی راستہ ہے جو روہنگیا کو صاف کرنے کا، وہ ہے ملٹری. دوسرا اگر ڈیموکریسی ہے تو ان لوگوں کو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا بھی اس میں یہ چاہتا ہے کہ روہنگیا کو وہاں سے صفائی کیا جائے ان کی اور نکالا جائے ان کو؟ روہنگیا جب تک نہیں نکلے گا، وہ جگہ صاف نہیں ہوگا، ان لوگ کو آئل اینڈ گیس کا جو ہے نا ریسورس کرنا اور وہاں سے ڈیل کرنا ان لوگ کو مشکل ہے. اور چائنا ویسے بھی وہ لوگ بھی بدھی سے، اور برمیز لوگ بھی بدھی سے. تو مسلمان جو وہاں پہ ہے منڈو، وہ خالی کرنا چاہتا ہے وہ لوگ. یہ ان لوگ کا اسکیم ہے چائنا کے ساتھ. چائنا کے ساتھ بہت اچھا ڈیلنگ ہے، لاکھوں کا جو ہے نا ان لوگوں کا امپورٹ ایکسپورٹ ہے. خالی یہ گیس اینڈ آئل میں جا کے یہ لوگ جو ہے نا پھنس گیا. اسی لیے جو ہے نا چائنا ملٹری کا ساتھ دے رہا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، ان کی انویسٹمنٹ ہے، لارجسٹ انویسٹر ہے، سب سے بڑا ان کی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی اور لینڈنگ کا وہاں پہ پروجیکٹس چل رہے ہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اگر چائنا کی بیکنگ ہے پوری ملٹری کو، تو جو ان کا جو بیسک پروجیکٹ ہے رکھائن کے حوالے سے اور روہنگیا کے حوالے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ چائنا اور ملٹری مل کے پھر یہ کام کریں گے خدا نخواستہ؟ مجھے ڈاؤٹ لگ رہا ہے. چائنا تو مارنے نہیں آئے گا، مگر چائنا جو ہے نا ان لوگوں کو سورس دے سکتا ہے، سامان دے سکتا ہے اور آئیڈیا.
नए नए आइडिया जो है ना चाइना से लेते हैं, इन लोग को कैसे इनका सफाई करने का है। चाइना जो है ना भरपूर जान लगा के मदद कर रहा है कैसे भी जो है ना रोहिंग्या खत्म हो जाए वहां से। तो अब मुझे डर लग रहा है कि दुनिया को दिखा रहा है मिलिट्री कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी देखो इस बार जो है ना पहले जैसा कूप नहीं हुआ, जो है ना बगावत इस बार जो है ना दिखा रहा है कि हम लोग पीसफुल है, दुकानें खोल दिए, इंटरनेट खोल दिए, कुछ कुछ चैनल टीवी का खुला हुआ है। मगर अब जो है ना ये लोग जो है ना इंटरनली अंदर से आहिस्ता आहिस्ता मारेंगे, क्योंकि पहले जैसा नहीं रहा अभी दुनिया, सब इंटरनेट मोबाइल हर कोई देखता है, आवाज उठाता है। तो अब ये लोगों ने दूसरा नया रास्ता सोचा है, हम लोग अमन लोग हैं, इस बार हम लोग अमन लाए हैं। मगर अमन ऐसा कुछ नहीं है। मिलिट्री जो है ना जब गांव में जाते हैं मारने के लिए किसी को पता ही नहीं चलता, ये एक मुसीबत है। जब चाहे वो लोग इंटरनेट बंद कर देते हैं। तो यही हालत है, हमें डर है। तो इसमें ये जो अभी हमने जो टेक ओवर हुआ है, जो कू हुआ है, उसमें सईद मुझे जरा समझाएं कि हमने उस तरह रिएक्शन नहीं देखा लोगों का, जिस तरह कि वो कह रहे थे कि पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और बहुत बड़ा इलेक्शन में विक्ट्री उनको मिली थी, तो उस तरह तो बहुत बड़ा पूरा मुल्क उठ जाना चाहिए था, खड़े हो जाना चाहिए था फौज के खिलाफ, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ। एक्चुअली इन लोगों ने जो है ना मिलिट्री ने इन लोगों को कह के रखा हुआ है, जो आवाज उठाएगा हम उनको मारेंगे। इसीलिए लोग बहुत परेशान है, बहुत डरे हुए, कोई आवाज भी नहीं उठाता और कोई सामने भी नहीं आता, क्योंकि इन लोग इन मिलिट्री के हरकत से वाकिफ है। ये लोग कभी भी किसी को भी मार सकते हैं, और जब मारते हैं ये लोग सबसे पहले इंटरनेट बंद कर देते हैं, टीवी चैनल बंद कर देते हैं, उसके बाद अटैक करते हैं। ये लोग खुद अपने बुद्धिस्ट लोग खुद अपने मिलिट्री से बेजार है। लेकिन सईद, ये बुद्धिस्ट लोग तो बड़े पीसफुल लोग होते थे, इनके बारे में तो हमने जो जितना पढ़ा है, ये तो अपने आप को बड़ा पीसफुल कहते हैं और कहते हैं जी कि हम तो बड़े ही अमन पसंद लोग हैं। लेकिन ये किस तरह ये सारा कुछ करते हैं, लोगों को कत्लेआम करते हैं? रोहिंग्या का मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ था वो भी उन्होंने किस तरह ये सब कुछ करते? देखो जैसे कि मुसलमान इसराइल को किस नजर से देखते हैं, मगर कत्ल नहीं करता। इन लोगों के नजर में कि हम लोग इसराइल है, इस तरह वो लोग हमें देखते। इनको जहां देखो वहां मार दो, वरना ये लोग पूरा दुनिया खत्म कर देंगे। जैसे मुसलमान का सोच है, इसराइल जिस तरह हमारे तरफ सोचते हैं। और इन लोगों को शुरू से समझा के आया हुआ, ये मुसलमान अगर टेक ओवर किया तो जो है ना ये लोग हम लोग को मार देंगे। तो ये लोग का जो है ना पीसफुल तो मैं भी सुना हूं, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं है। लेकिन इन लोग का दिल बहुत सख्त है। देखो सबसे पहले अगर इंसान मुसलमान ना होना तो पीसफुल हो ही नहीं सकता, ये जो मेरा कहना है। ये लोग पीसफुल सिर्फ दिखाते हैं नहीं, ये लोग का जुल्म आप यूट्यूब में देखो किस तरह जुल्म करते हैं मुसलमानों को। तो आई डोंट थिंक सो ये लोग पीसफुल है। तो अभी फिर आप क्या सोच रहे हैं? अभी आपका जो फॉर इंस्टेंस अभी जो अगर मैं पूछूं आपसे कि 6 महीने या साल तक का जो फ्यूचर है, उसमें आप क्या देख रहे हैं? कि आप समझ रहे हैं कि रोहिंग्या के ऊपर फिर से अटैक्स होने शुरू हो जाएंगे? अभी तो इन लोगों ने कह दिया कि हम लोग 1 साल के लिए टेक ओवर ले लिया मिलिट्री ने, तो चाहे तो लंबा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। हाँ, वो तो लंबा करेंगे शायद, क्योंकि ये लोग यही चाह रहे थे। अभी ये लोग दिखाएंगे सबसे पहले हम पीसफुल है, फिर बाद में ये लोग क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को वहां से फिर से भगाएंगे। अरकान से भगाना है उन लोगों को, क्योंकि उन लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना चाहते हैं। या मार देंगे, या खत्म कर देंगे, या वहां से हटा देंगे। देखो सबसे पहले जो है ना ये अप्रैल में जो है ना जितने भी रोहिंग्या लोग बांग्लादेश में जो रिफ्यूजी कैंप में बैठे होते, तो अप्रैल में जाने का बात था बर्मा में वापस। तो अभी ये मिलिट्री आ गया, पता नहीं क्या होगा। अब ये लोग वापस जाएंगे नहीं, क्योंकि मिलिट्री से हमारे रोहिंग्या लोग बहुत डरते, क्योंकि मिलिट्री लोग आदमी को जिंदा काटते थे, जिंदा खड़े खड़े सबको इकट्ठा जमा करके मार देते, और उन लोगों को कोई बोलने वाला है नहीं, रोकने वाला है नहीं। और पहले भी इन्होंने इस तरह लोगों को जिंदा जलाया भी था ना। बेशक इन लोगों ने मुसलमानों को, मिलिट्री ने मारा सबसे ज्यादा बर्मा में, मिलिट्री ने मुसलमानों को मारा है, और पब्लिक से ज्यादा मुसलमान, क्योंकि मिलिट्री के पास जो है ना बंदूक है, गोली है, हर चीज है। तो मुझे नहीं लगता अभी जो अप्रैल में जो जाने वाले थे रोहिंग्या लोग को वापस भेजने का, अब ये मुझे नहीं लगता कि पूरा होएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे। और सईद, हमारा दिल जो है वो कुड़ता है जब भी हम इस तरह की बातें सुनते हैं। अल्लाह ताला आपकी मदद करे, और उम्मीद है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वो भी अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे और आप लोगों के लिए जो आसानियां हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और बांग्लादेश वाले भी, उनसे भी हमारी गुजारिश होगी कि वो भी आपके लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह बांग्लादेश का जो है ना माशाल्लाह बहुत मेहरबानी है, उन लोगों ने हमारे रोहिंग्या लोग वहाँ पे रखा है, खाना दिया है, कैंप दिया है, तो बहुत बहुत सपोर्ट मिला बांग्लादेश से।
تو میں تو ان لوگوں کا شکر گزار ہوں. اور میں آپ پاکستانی بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا جیسے کہ آپ لوگ جب دعا کرتے ہو کشمیر کے لیے ہمارے روہنگیا کے لیے بھی کرو, کیونکہ ہمارے جو روہنگیا لوگ ہیں وہ قسم سے یقین مانو کشمیر سے بھی زیادہ حالت خراب ہے. کشمیر میں جتنا نہیں مرے برما میں اتنا زیادہ مرے, بہت زیادہ مرے, اور بہت زیادہ ظلم ہے برما میں. کشمیر سے زیادہ حالت خراب ہے. ہم مسلمان تو ہیں. رپورٹ بھی تو نہیں ہوتا نا, وہ تو وہاں سے رپورٹ بھی نہیں آتی ہے. Exactly. وہاں پہ تو اگر ویڈیو کرتے ہوئے دیکھا کسی کے پاس فون ہے بس وہ تو کام سے گیا, سب چوری چوری ہوتا ہے. کشمیر تو کم از کم ادھر رپورٹر پہنچ سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہاں پہ تو رپورٹر نہیں پہنچ سکتا. آپ کو تو پتہ ہی ہے وہ. تو یہی ہے بس ہم روہنگیا اللہ کے لیے تعالیٰ آپ کی مدد کرے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. سعید آپ کا بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے کھیچرا تو دانی حساب کو مبیشرا مجھے اکثر کو. سعید سلطان صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.